बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8617 प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। तो दरअसल ये जो सब्जेक्ट हैं 86181716 ये टोटली जो है ना वो मैनेजमेंट के बारे में है। तो मैनेजमेंट के जो वही बंदा सेलेक्ट करता है जिसको मैनेजमेंट का कोई वो शौक़ होता है। तो उसी वजह से जो है ना इसके टोटल जितना वो रिलेशन है वो मैनेजमेंट से, या मैनेजमेंट कैसे आपने इम्प्लीमेंट करनी है, चीज़ें कैसे पॉलिसी बनानी है, तो ये सब इसमें आती हैं। पहला यूनिट है इसमें फिजिबिलिटी टेस्टिंग एंड प्लान फार्मूलेशन। तो ये है कि पहले चेक करना होता है कि फिजिबल टेस्ट के वो बंदा काबिलियत, उसकी अहलियत है कि नहीं, वो एल है, फिजिबल है कि नहीं। और दूसरा प्लान फार्मूलेशन कैसे करनी है। तो ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना वो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफ़ाइन कर पाएंगे कि फिजिबिलिटी टेस्टिंग विद इन द एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस के एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस में क्या अहलियत का मेयार है, क्या प्लेस है। फिर नीड फॉर फिजिबिलिटी टेस्टिंग के फिजिबल किसी चीज़ की या फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ज़रूरत क्या है उसकी। फिर आप एक्सटर्नल और इंटरनल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको फिजिबिलिटी के वो डिफ़ाइन कर पाएंगे, उनमें डिस्टिंग्विश फ़र्क कर पाएंगे। फिर कंक्रीट एग्जांपल देंगे इन दोनों की, आउटलाइन बताएगा कि क्या सूटेबल है प्रोसीजर, कि आपको किसी जो है ना वो फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए कोई टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को कैसे आप पूरा कर सकते हो। फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जी प्रैक्टिकल यूज़ क्या है एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट का। रिकग्नाइज कर जाएंगी जी नीड क्या है कि ताकि एजुकेशन में प्लानिंग की जाए, सेल्फ कंटेन। फिर जो है ना चूज़ करेंगे अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एजुकेशन प्लान के लिए और प्रेजेंटेशन मेथड के लिए। और फिर ग्राफिकल जो है ना एड या स्टैटिकल समरीज वगैरह की एजुकेशन प्लान में कैसे जो है ना वो बनाए जाते हैं, स्टैटिक्स वगैरह कैसे दिखाया जाता है कि कितनी पॉलिसी पे हुआ है इम्प्लीमेंट। अच्छा, नंबर 1 सबसे पहले प्लेस ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो द कंसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग एज डिस्कस इस यूनिट में क्लोज रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ आइडेंटिकल चीज़ें जो हैं वो आप बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इस बेसिक चैप्टर ये यूनिट है ये, तो इस यूनिट में हम बहुत सी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिनको बाद के चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत से कंसेप्ट जो है वो रिवीजन होंगे बाद वाले प्रोसेस में। अब इसमें कुछ जो है ना फॉलोइंग स्टेट होती हैं, जो कुछ स्टेजेस होती हैं जिन पे के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले तो डाटा का कलेक्शन किया जाता है। कोई भी प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप डाटा कलेक्ट करें, आप कमियाँ वगैरह देखें कि आपने क्या करना है, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। फिर आप जो है ना सिचुएशन को डायग्नोज करें कि आपकी सिचुएशन प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको टैकल करना है। फार्मूलेशन करें पॉलिसी की इन द लाइट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन के। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता करना कि कमियाँ या बीमारी, जैसे कहते हैं डायग्नोज करें कि कौन सी बीमारी है इस तरह। तो फिर वो कमियाँ देख के आप उसके लिहाज से करते हो। असेसमेंट करते हैं जी कि फ्यूचर नीड क्या है, किन चीज़ों की मैन पावर जो आपके पास लेबर वगैरह हैं, जो लोग हैं, जो स्टाफ है, वो कैसे काम करता है। फिर आप इम्प्लीमेंट पे आते हैं कि आपने कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। ये सब चीज़ें जो है ना वो प्लानिंग बनाने के दौरान देखी जाती हैं। फिर कास्टिंग की जाती है फ्यूचर नीड्स एज डिटरमाइंड एट नंबर 4। तो जैसे नंबर 4 में कहा गया कि असेसमेंट करके मैन पावर वगैरह, ठीक है, कि वो जो बंदे हैं, जो लेबर है, उस लिहाज से आप कास्टिंग करते हो। फिर टारगेट टैक्सिंग करते हो, टारगेट सेट करते हो। फिर फिक्सिंग टाइम भी कि कितने टाइम में गोल अचीव करने, अचीवेबल हैं भी है नहीं। और फिर टेस्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्लान आप करते हो। देन ना जी फार्मूलेशन आप फिर आप प्लानिंग करते हो लाइट ऑफ एक्सपीरियंस और फीडबैक, ताकि जो है ना वो टेस्टिंग फिजिबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू आपको ये चीज़ें मिलती हैं। प्लान इम्प्लीमेंटेशन में आते हो कि जो प्लान आपने सेट किया है, जो कि उसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी। फिर इवैल्यूएशन करते हो कि वो उस पर काम कितना हुआ है। फिर रिवीजन करते हो कि री प्लानिंग कैसे करेंगे। और प्लानिंग इज़ ये एक सर्कुलर क्या है कि एक साइकिल की शक्ल में जो है ना वो एक्टिविटी होती है और उस लिहाज से चलती है। जैसे सबसे पहले हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर प्रोसेस किया डाटा। पहले डाटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर सिचुएशन को डायग्नोज किया, फिर बनाई जी पॉलिसी। फिर असेसमेंट किया कि जो फ्यूचर की नीड क्या है। देन फिर कॉस्टिंग आपने की, फिर जो है ना वो टारगेट सेट किए और फिजिबिलिटी टेस्टिंग की, प्लान फार्मूलेशन की, फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन की और प्लान इवेलुएशन एंड पे, और फिर रिवीजन या री जो है ना वो आपने प्लानिंग की। तो ये पूरा एक साइकिल था जिसमें आप देखते हो कि कैसे आप प्लानिंग कैसे करते हो। अब नीड क्या है फिजिबिलिटी टेस्ट की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो डिफाइन करती है कि फिजिबल है क्या। तो फिजिबल एज प्रैक्टिसेबल, पॉसिबल, मैनेजेबल, सर्विसेबल एंड
पॉसिबल। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज भी हो सकें, जो सर्विसेबल हों, जो काम भी आ सकें और जो मैनेजेबल हों, तो इस तरह की चीज़ों को फिजिबल कहते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि एजुकेशन प्लान में जो है ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉट टू क्लेम दैट कि ये तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग ही जो है ना या कोई दूसरी डिवाइस ही एक एजुकेशन प्लान को कम्प्लीटली जो है वो बना सकती है। वाटर राइट, वाटर राइट, ठीक है, वाटर राइट। नो अमाउंट ऑफ फिजिबिलिटी, कोई भी जो है ना अमाउंट ऑफ फिजिबिलिटी जो है ना वो कैन एक्सक्लूड द इवेंचुअली ऑफ फेलियर इन पार्ट ऑफ होल टुगेदर। तो कोई भी पार्ट जो है ना, कोई भी अमाउंट जो होती है वो ये नहीं डिसाइड कर सकती कि किसकी वजह से जो है ना वो प्रोग्राम फेल हुआ है। तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है उसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ये सिस्टमैटिक स्क्रूटनी है of all those built-in assumption on which the achievement or non-achievement of the plan targets will depend। तो ये एक जो है ना स्क्रूटनी है कि एक कहते हैं ना बंदूक की जो है ना वो एक छांटना। तो उस लिहाज से ये छांटना है कि कौन सी चीज़ें जो है अजम्पशन बनाए जाते हैं ताकि कौन सी चीज़ अचीवेबल है और कौन से टारगेट जो है ना वो अचीव नहीं हो सकते। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल एस्पेक्ट हैं जी प्लान फिजिबिलिटी के एक हाथ पे जो है ना एक ऑन द वन हैंड साइड या एक साइड एक बंदा जो है ना वो एग्जामिन कर सकता है कि इंटरफेस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो दूसरी तरफ जो है ना हाउ विल एजुकेशन प्लान टारगेट इफेक्ट था डिफरेंट सिस्टम सराउंडिंग एजुकेशन के, वो कैसे जो है ना वो डिफरेंट एजुकेशन या सराउंडिंग एजुकेशन को इफेक्ट करता है, जैसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशो कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये फिजिबिलिटी एक्सटर्नल जो है ना इन्वायरमेंट आता है कि ये दूसरी चीज़ें जो इन्वायरमेंट वगैरह जो करते हैं चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक स्टडी के दौरान एजुकेशन को, जैसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, सोशो कल्चर है। तो फिर जो है ना ये रीज़नेबली श्योर किया जाता है कि इनके जो फीडबैक्स होंगे या रिएक्शन होंगे वो एडवांस नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को इम्पीड करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए टारगेट प्लान की और दूसरी चीज़ों को जो है ना इसके लिए आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या कि वेरी अचीवमेंट ऑफ वन आर द अदर एजुकेशन टारगेट में ट्रिगर ऑफ अनडिज़ायरेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और जो रिएक्शन। तो हो सकता है कि एक अचीवमेंट आपने की एजुकेशन में लेकिन वो उस पॉलिटिक्स को नागवार गुजरे, वो जो सियासत लिहाज से या वो जो इकोनॉमिक लिहाज से जो है ना वो नागवार गुजरे। तो ये भी बड़ा मसला बनता है। तो इस लिहाज का ख्याल रखना पड़ता है। एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन प्लानर जो होते हैं वो सर्टेनली नो मैनी एग्जांपल्स ऑफ प्लान विच प्रूव्ड अनफिजिबल बिकॉज सच फीडबैक रिएक्शन फ्राम आउटसाइड वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो एजुकेशन प्लानर्स होते हैं, वो जानते होते हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी एग्जांपलें होती हैं कि जो रिएक्शन कुछ बनाए जाते हैं प्लान लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते इन चीज़ों की वजह से। दूसरी तरफ क्या होता है कि एजुकेशन प्लान जो इट सेल्फ है वो भी नंबर ऑफ़ जो है ना इनकन्सिस्टेंसीज और बॉटल नेक्स जो होते हैं ना उनके साथ अनडिटेक्टेड रहता है एट द सेटिंग स्टेज। तो अगर उसके कोई एडवांस फीडबैक ना भी हों आउटसाइड, तो जो उसके अपने सीरियस होते हैं वो अपने जो होते हैं ना इनकन्सिस्टेंसीज वही सीरियस फेलियर का काज बन जाते हैं। जैसे वो कहता है कि आर वी श्योर दैट ओवर टारगेट फॉर करिकुलम रिफॉर्म एंड टीचर ट्रेनिंग टैली। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो होती हैं। तो वो फिर ये भी कहता है कि इज़ वाट वी ट्राई टू अचीव इन सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्टेंट विदाउट टारगेट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो हम कैसे सेकेंडरी एजुकेशन, वो कहता है कि उसको बेहतर बना सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन को टारगेट किए बगैर या उसमें कुछ प्लानिंग किए बगैर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन उठते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना दूसरे हाथ पे ये होती हैं। अब कुछ जो है ना वो फिजिबिलिटी के लिए प्लानर सिस्टमेटिक कंसीडर किए जाते हैं 4 डायमेंशन के एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि रिएक्शन विद स्टेम फ्राम सोशो कल्चर एटीट्यूड वैल्यूज़ के जो स्टेम है, जो बेसिक है किसी सोसाइटी की, उसके साथ आपका एक रिएक्शन होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ों पर। प्रेशर फ्राम पॉलिटिक्स इंटरेस्ट एंड पावर ग्रुप के ऊपर से फिर प्रेशर भी होना चाहिए और ऊपर से जो है ना पॉलिसियाँ बननी, तब भी जो है ना वो बात होती है, तब भी इम्प्लीमेंट होती हैं। देन लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक मशीन। तो जो ब्यूरोक्रेटी है अगर वो भी लैक है, वो सपोर्ट नहीं करती, तो इस तरह भी मसला होता है। तो ये 4 डायमेंशन है। इनकैपेबिलिटी विद इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट फोर्सेस 1.4 फिजिबिलिटी। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है ना वो कैपेबिलिटी होती है कि वो नहीं इसका काबिल नहीं होते या उनकी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये भी जो है ना वो इकोनॉमिक, ये भी मेन रीज़न बनता है। तो ये कहता है कि उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल बी हार्ड टू एलिमिनेट बट इट मे बी रिड्यूस्ड इफ़
अर्ली स्टेज प्लानिंग, द प्लानिंग सिस्टमेटिक कंसिडर 4 डायमेंशन ऑफ एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी। तो ये 4 चीज़ें जो है ना वो इसको एक्सटर्नली कंट्रोल करती हैं फिजिबिलिटी को। देन है जी फिजिबिलिटी टेस्टिंग स्टिमुलेटेड प्री रन ऑफ द प्लान। तो वो एक जो है ना सिस्टमेटिक जो होता है कि टेस्टिंग करते हैं चीज़ों के लिए, उसके लिए जो प्री प्लान चीज़ें होती हैं कि एक तो क्लोज अप्रोच है और दूसरी ओपन अप्रोच है। अब क्लोज अप्रोच में क्या होता है कि डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं स्टाफ के दौरान, जिसमें क्या प्लान एजुकेशन प्लानिंग के लिए यूनिट और जो चीफ होते हैं वो मॉडलिटी ऑफ टैकलिंग फिजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, तो उन प्रॉब्लम्स को क्लोज अप्रोच होती है वो आपस में बात करते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस पर्पज़ के लिए क्लियर और रेक्टिफाइड जो है इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स और सब ग्रुप्स ऑफ द प्लान एंड टू एंटिसिपेट द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक वंस द प्लान्स प्रेजेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है क्लोज जो है ना वो अप्रोच होती है, आपस में स्टाफ डिस्कशन करता है, फिर लोगों का रिएक्शन देख के उस लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन होती है। एज फॉर फर्स्ट ऑफ दिस 2 पर्पज़ होते हैं, द क्लियरिंग ऑफ इंटरनल जो इनकन्सिस्टेंसी या इंटरनल प्लान है उसको क्लियर करना। क्लोज अप्रोच में ये देखा जाता है कि यूजली गिव्स गुड रिजल्ट। तो प्लान जो क्लोज प्लान होता है वो क्लोज अप्रोच होती है वो अक्सर अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन ये मच वीकर जो होती है ना करेक्टली एंटिसिपेटिंग होती है रिएक्शन दैट, क्योंकि लोगों का इतना रिएक्शन आपने जज किया नहीं होता, तो पब्लिक का इतना डिस्कशन इसमें क्लोज में मेथड में नहीं मैटर करता, क्योंकि आपने खुद जो है ना डिस्कशन बिहाइंड क्लोज डोर हुई है। तो फर्दर इसको जो है ना वो आइसोलेशन ऑफ प्लानर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन जो फॉल्स बिलीव होते हैं, सिटीजन आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी चेंज और अंडरगो। तो जो है ना इसमें बहुत सी गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि ये आपने खुद ही सिलेक्ट किया, अपनी मर्ज़ी से बनाया और बिहाइंड द डोर ही बनाया, आपने ओपनली नहीं बनाया। तो रिकग्निशन इफ रिजल्टेंट सिस्टम इज़ एफिशिएंट इन टेक्निकल इकोनॉमिक, तो अगर वो टेक्निकल है भी तो उस पर इतना या फिर वो फंक्शनल हो भी जाता है तो हो सकता है वो लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद ना हो, क्योंकि आपने उस पर लोगों का अप्रोच, लोगों की जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेक किया था। अब दूसरा है ओपन अप्रोच। ओपन अप्रोच में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ओपन अप्रोच में आप लोगों से जो है ना वो एडवोकेट करेंगे। तो ऑल दिस अफेक्टेड बाय द प्लान दोज बेनिफिटिंग अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड टू मेक सेक्रीफाइस किए जाते हैं। Those whose political support for the plan will be vital, and those who are carry the burden of its implementation should be brought together in order to test out their reaction। तो इसमें टेस्ट आउट किए जाते थे, उसमें रिएक्शन इतना देखा नहीं जाता था लोगों का, खुद ही जो है ना क्लोज अप्रोच में स्टाफ मेंबर आपस में बैठ के बात करते थे। इसमें क्या है कि टेस्ट आउट किया जाता है, पब्लिक की जो है ना हियरिंग होती है, लोगों के सामने जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर जो है ना एंड पे एक्सेप्ट होने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये है ओपन अप्रोच है। क्लोज और ओपन में ये डिफरेंस है कि क्लोज में सिर्फ बिहाइंड द डोर जो है स्टाफ आपस में बातचीत करता है क्लोजली, यानी एक डोर के पीछे एक रूम में मीटिंग हुई और वहाँ पे सारी पॉलिसी बन गई, फिजिबिलिटी सारी चीज़ जो है ना वो होगी। तो दूसरे में जो है ना वो ओपन में है कि वो हेयरिंग वगैरह होगी पब्लिक लोगों के सामने, फिर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब फार्मूलेशन कैसे होती है एक एजुकेशन प्लान की, तो ये क्रूशल फंक्शन है कि रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिकल, आप फार्मूलेशन करने से पहले लॉजिकल प्रेजेंटेशन होती है ऑफ ऑल एनालिसिस द थिंकिंग द इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम्स चॉइस अमंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो सोल्यूशन दिए जाते हैं पॉलिसी बनाने के लिए मेकर्स, प्लानर, जो एडमिनिस्ट्रेटर और जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, एडवाइज़र, उनको एंगेज किया जाता है फॉर मंथ्स आर इवन ईयर्स। तो सालों या मंथ के लिए फार्मूलेशन करने के लिए इन लोगों जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्लानर्स हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको इतना टाइम दिया जाता है ताकि वो बनाएं। तो इस ब्रीफ डॉक्यूमेंट ये सिलेक्ट होता है, इसको कहते हैं एजुकेशनल प्लान। इसमें क्या होता है कि वो तमाम प्रिंसिपल सेट आउट किए जाते हैं, आर्गूमेंट सेट किए जाते हैं, कंस्ट्रेंट, स्ट्रगल्स, स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं ताकि जो रीज़न हो मेजर पॉलिसी डिसीजन के। तो जो भी डिसीजन बनाना है उसके लिए कुछ पॉलिसियाँ सेंड की जाती हैं, फिर इन लोगों को काफ़ी टाइम दिया जाता है, मंथ दिए जाते हैं या ईयर, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऊपर की सतह के लोग हैं, जो अहदेदार हैं, तो ताकि वो अच्छे से जो है ना पॉलिसियाँ बना सकें। तो ये डन की जाती है कंप्रेंसिव एज द इनेबल द लेजिस्लेटिव ऑफ द कंट्री टू इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ व्हाट इज़ प्रपोज एंड जस्टिफिकेशन, कि ये उस लिहाज से बनाई जाती है किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फिर फाइनली जो है ना वो मस्ट भी जो है ना क्लियर होता है इनफ ताकि इसको इम्प्लीमेंटेशन की जाए, क्योंकि ये जो है ना वो पूरा एक ज़बरदस्त उन लोगों काबिल लोगों ने बनाया होता है जो फिजिबल होते हैं। तो फिर साथ में वो एक्सपर्ट होते हैं, रिक्वायर के हिसाब से बनाते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना इसको फिर फॉर्मुलेट किया जाता है और
एजुकेशन प्लान के लिए तैयार किया जाता है। अब ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, तो ब्रेविटी होती है कि एक बंदे की ऐसी खासियत जो बड़ी बड़ी जो है ना चीज़ों को एक छोटी एक लाइन में 2 लाइन में फिक्स कर दे, उसको कहते हैं ना कूजे में बंद करना, तो उसको कहते हैं ब्रेविटी। और क्लैरिटी होती है फिर तो इसमें क्या होता है कि इट ही हैज़, तो उन कंप्लीट मेजर जो होते हैं ना किसी भी प्लानिंग के वो पूरे होते हैं। इसमें पहले क्या होता है, डाटा कलेक्ट और प्रोसेस होता है, फिर उसको डायग्नोस भी किया जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व भी की जाती है, असिस्ट करते हैं पॉलिसी बनाने में, फिर फार्मूलेशन पॉलिसी करने में, जो नेसेसरी पॉलिसी डायरेक्शन होती हैं वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो है वो करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और फिर असेस करते हैं जो फ्यूचर नीड्स होती हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं होती हैं, उसमें ब्रेविटी भी होती है और क्लैरिटी भी होती है। हर चीज़ जो है ना वो जो एक प्लान सेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सेट कर फिजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए, ये सब चीज़ें जो है ना वो होती हैं। तो आपको तमाम डाटा भी होता है, आप प्लान को आइडेंटिफाई भी करते हो प्रॉब्लम को, फिर उसको असिस्ट करते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी टेस्टिंग इन अच्छा, तो इस आइडिया को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए टास्क को पूरा किया जाता है। जो टास्क की कम्प्लेक्सिटी है उसको भी देखा जाता है, लेंथ वगैरह सेट की जाती है कि कितने टाइम में। जैसे नेशनल एजुकेशन प्लान जो हमारा मोस्टली 5 to 7 ईयर आता है, मोस्टली 5 ईयर ही आता है। तो नेशनल जो प्लान होता है वो 5 to 7 ईयर का होता है। तो इनमें जो होता है ना एज एक नेशनल डेवलपमेंट चैप्टर होता है कि 30 to 50 जो स्टैंडर्ड पेज होते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखा जाता है कि 100 to 150 स्टैंडर्ड पेज होते हैं जिसमें वो पॉलिसी वगैरह सेट की जाती हैं। फिर स्टेट और प्रोविजनल लेवल प्लान होते हैं कुछ, कि उनके साइज के हिसाब से जो है ना वो सेम साइज़ होता है एज नेशनल एजुकेशन प्लान। तो उनका भी जो साइज़ होता है वो जो प्रोविंस या जो है स्टेट का, फिर जो रीजनल होता है, जो छोटे छोटे रीजन में, वो इंटेग्रल रीजन डेवलपमेंट 120 पेजेस का होता है। और जो है ना वो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो 40 to 60 स्टैंडर्ड पेज होंगे। तो इस तरह जो है ना वो देखा जाता है। फिर सेल्फ कंटेंट होता है कम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है सेल्फ कंटेंट कम्प्रेसिवनेस, के वो बंदा जो होता है ना वो कम्प्रेंसिव होता है, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ, वजात के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। A plan must stand by itself and be self-explanatory in the sense that the reader, whether he reads it for purpose of signifying approval or for the information। तो क्या होता है कि जो भी वो प्लान सेट करते हैं वो प्लान, उसमें डिटेल इतनी होती है, वो इस तरह का होता है कि खुद ही वो अपने फ़ायदे, अपने नुकसान, अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इस तरह के जो भी रीडर पढ़ रहा है वो जिस सेंस में पढ़ रहा है, उसको सिग्निफाइंग करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन के लिए, या उसको चेक करने के लिए, उसके अप्रूवल के लिए, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। ठीक है, जिस तरह प्रेस ही होती है ना कि वो कहते हैं ठीक है शॉर्ट समरी होती है, लेकिन वो समझ जाता है हर बंदा, कहते हैं इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि छठी का बंदा भी समझ जाए। तो ये इतना इसकी जो है ना सेल्फ कंप्रेसिवनेस होती है, कि वजाहत होती है, कंप्रेंसिव होता है कि वो जो है ना इजीली कोई भी उसे समझ सकता है। और उसके जो सैलिएंट फीचर्स होते हैं उनको भी हर कोई कहीं दूसरी तरफ जाए या किसी पूछे बगैर अंडरस्टैंड कर लेता है। तो वो कहता है कि ऑफन तो बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, लेकिन देयर फॉर ए ऑल टुगेदर रेयर टू फाइंड कंपेनियन वॉल्यूम ऑफ डाटा, मोस्टली स्टैटिकल डाटा प्रेजेंटेड विद अ प्लान। तो प्लान के साथ चीज़ें जो है ना वो परफॉर्म बताई जाती हैं कि इस तरह इसके आउटकम ये होंगे, कंसिक्वेंसेस ये होंगे, नताइज जो हैं वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, किस तरह जो है ना इस तरह डाटा को सेट किया जाता है ताकि कोई भी उसको अंडरस्टैंड करे जो भी पढ़े। अब कंटेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, तो कंटेंट और ऑर्डर क्या होता है प्रेजेंटेशन का, जो भी आप एक डाटा को परफॉर्म करते हो, एक जो पॉलिसी बनाते हो, या कोई भी जो आप प्लानिंग करते हो, तो उस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कुछ का ऊपर क्वालिटीज़ हो गई हैं, जैसे ब्रेविटी है कि वो कूजे में बंद, यानी कहते हैं ना समुद्र को कूजे में बंद कर देना, ये होती है ब्रेविटी के। वो एक बड़ी सारी चीज़ को जो है ना एक छोटे से पेज पे लिख देते हैं सारे को। क्लैरिटी होती है, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती हैं। सेल्फ कंटेंट कंप्रेंसिवनेस, यानी वो खुद एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसमें क्या क्या है। अब इसमें जनरल जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो लोकेशन, लोकेशन होती है एरिया, यानी जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स। तो जो आपने अप्लाई यानी कहाँ कहाँ करनी है, लोकेशन एरिया उसमें सब कुछ मेंशन होता है। फिर मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन या कुछ भी कल्चर, सोशियो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिहाज से, ताकि जो है ना उन इवेंट्स को उसमें पुट किया जाता है ताकि कनेक्ट किया जाए इंफॉर्मेशन को। फिर पॉपुलेशन होती है कि पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे अप्लाई करना है, स्टैटिकल के थ्रू,
स्टैटिक्स के थ्रू, यानी ग्राफ, पैराग्राफ या फिर कुछ जो है ना वो टेबल वगैरह बना के उसको शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। डेमोग्राफिक बेसिस होती हैं कि लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कंसिडरेशन प्लान। फिर मेन फीचर जो होते हैं ऑफ द इकोनॉमी के नेशनल अकाउंट्स, यानी BNP, GDP, ग्रोथ रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी होती हैं ताकि उसको और मज़ीद अच्छा बनाया जाए, उसमें जो है ना इंफॉर्मेशन ताकि इम्प्लीमेंट भी हो सकती है कि नहीं। फिर उन लोगों की प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री में, ये सब कुछ, पर्सन कितने हैं इस लिहाज से। तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें यानी बताई जाती है। स्टाफ हमारे पास कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर हमने अप्लाई कहाँ करने हैं, किन चीज़ों पे काम, किन एरियाज़ पे काम करना है, ये सारी चीज़ें। देन सोशियो कल्चर जो है ना वो फीचर्स होते हैं हाईलाइटेड इन द प्लान, ये सब कुछ प्लान में हाईलाइटेड की जाती हैं अगर हैं तो। अगर हैं ये सब कुछ कल्चर वगैरह तो वो फिर अप्लाई कीजिए। अब एजुकेशनल के लिहाज से क्या कि लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो ये दिखाया जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन में एवोल्यूशन कहाँ से आया है, क्या एवोल्यूशन है। फिर लीगल बेस फॉर एजुकेशन, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो लीगल बेस देखी जाती है कि एजुकेशन, नेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन की, ये नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी, जो लेजिस्लेटर या जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, कानूनदान हैं, उनने क्या पॉलिसियाँ बनाई हैं, क्या कानून बनाई हैं, तो उस लिहाज से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स और अगर कोई अदर एजुकेशन लॉ हैं तो वो सारे देखे जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर देखा जाता है जी कि एजुकेशन सिस्टम का हमारा क्या है। अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवल, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर जो है ना हायर एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटी लेवल की, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। बेसिक जो एजुकेशन स्टैटिक्स हैं वो देखे जाते हैं कि नंबर कितने, इंस्टीट्यूशन कितने हमारे पास, टीचर कितने हैं, स्टाफ कितना है, और हम फिर हमें चाहिए कितना, उस लिहाज से ये सब कुछ देखा जाता है। प्लान जो है ना वो डिज़ाइन करने में, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले उसको तैयार करने में। तो नेशनल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, क्या हमारा बजट कितना है एजुकेशन के लिए, सोर्सेज क्या क्या हैं, लेवल और टाइप्स क्या 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 हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, यानी हाँ लेवल और टाइप्स में यही आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर जो है ना हायर, फिर डिग्री लेवल और फिर यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये सब कुछ जो है ना, फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हम खर्चते हैं, कितना खर्चा आता है, GNP यानी ग्रॉस नेशनल हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है परसेंटेज, उसमें एजुकेशन की तरफ कितना जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू और एनुअल बजट कितना देते हैं गवर्नमेंट वाले। फिर यूनिट कॉस्ट क्या है लेवल और टाइप की, कि एक लेवल के लिए एजुकेशन के लिए कितनी जो है वो एक्सपेंडिचर है, कितना उसके लिए कॉस्ट है। कुछ फॉलोइंग जो अप्रोप्रिएट जो टॉपिक्स हैं मे बी अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूजन्स, जिनमें सबसे पहले आता है कि लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल अरेंजमेंट मेड फॉर द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू, कि कानूनी तौर पर जो लोग बनाते हैं पॉलिसियाँ वगैरह या जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या अरेंजमेंट करते हैं ताकि एजुकेशन का रिलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए एजुकेशन के लिहाज से। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, कि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा एजेंसीज हैं जो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना वो प्राइवेट हैं, बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं। इसी तरह फिर जो है ना वो पब्लिक जो लेवल सेक्टर पे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे कौन कौन से जो है ना चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्टर एजुकेशन के एजेंसीज हैं। फिर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन, पहले पब्लिक सेक्टर की, फिर प्राइवेट सेक्टर की। पहले आपने देखना होता है, बताना होता है कि ये जो अदारे हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोफेशन है पब्लिक लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे, जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, वो एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी डाइवर्सिटी आपने चेक करनी होती है, कितने हैं और कितनी तरह के लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोग काम हो रहा है, तो किस तरह के अदारे हैं जो प्राइवेट, हमारे जो पब्लिक हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट लेवल मोस्टली हमारे कंपेयर किया जाए तो प्राइवेटली बहुत अच्छे लेवल हैं, अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक से, प्राइवेट बहुत कम हो रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर, फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाँ तो वो स्टैंडर्ड भी देखना होता है। तो वो स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली तकरीबन हमारे जो पब्लिक्स हैं उनसे बेस्ट है। फिर इन्वॉल्वमेंट क्या है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की, ये डिफरेंट एजेंसी के साथ के, कुछ सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, कुछ जो है ना वो पब्लिक वाले जो है ना मिलजुल के काम करते हैं एजुकेशन के साथ, जो प्राइवेट है, जो पब्लिक प्राइवेट। फिर स्ट्रक्चर एंड करिकुलम इन द लाइट ऑफ, तो आप करिकुलम स्ट्रक्चर यानी करिकुलम निसाब कैसे सिलेक्ट किया जाता है। फिर निसाब सबसे पहले तो रेलिवेंस होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट के मुताबिक, कि नेशनल डेवलपमेंट अभी भी आया करिकुलम प्लान जो है ना, नेशनल करिकुलम, सिंगल करिकुलम जो है ना प्लान आया कि एक ही करिकुलम पूरे मुल्क में पढ़ाया जाए। तो फेडरल की बुक्स आप जो फेडरल में सिलेबस है मोस्टली वही फॉलो किया जाता है।
देन ना जी ब्रॉड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ब्रॉड नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि बड़े लेवल पे एस्टिमेटेड, फिर जो है ना आपने स्टाफ देखना होता है कितने, आपको कितने लोग चाहिए, मैन पावर यानी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़, ये देखना भी होता है कि करिकुलम डेवलप करने के लिए कि रूरल एरिया से बहुत से लोग जो है ना वो माइग्रेशन कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो इस वजह से इसको भी चेक करना होता है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है। रीजनल इम्बैलेंस कैसे जो है ना उसको ठीक किया जाए। रीजनल इम्बैलेंस भी देखना पड़ता है कि किसी रीजन में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, किसी रीजन में एजुकेशन बहुत वीक है, किसी में अच्छी है। फिर पोजीशन एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू, फिर पोजीशन और प्रॉब्लम में आप क्या आता है पोजीशन के लिहाज से कि जो मेथड ऑफ़ टीचिंग है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या जो है ना हाल है पाकिस्तान में, कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। फिर टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशन मटेरियल और एजुकेशन रिसर्च, कि रिसर्च कैसी हो रही है हमारे मुल्क में, और एजुकेशन जो मटेरियल है या टेक्स्ट बुक हैं वो किस तरह की हैं, वो नेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर रही हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, और उनमें कंटेंट कैसा है। फिर पास्ट और प्रेजेंट टेस्ट, कुछ ट्रेंड देखे जाते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन एज रिगार्ड टू एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आप सबसे पहले क्या आता है पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एज ग्रुप, के किस एज के ग्रुप लोग किस तरह जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को जो है पार्टिसिपेशन देखा जाता है। फिर रिटेंशन, कितने लोग रिटेंशन है, रिटेन है, रहते हैं, ठीक है। फिर जो है ना रिपीटर्स कितने हैं, रिपीट कौन कितने लोग कर रहे हैं, एक ही चीज़ को दोहरा कितने रोक रहे हैं, ड्रॉप आउट्स कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं। तो ये एक परसेंटेज देखी जाती है कि कितनी एज के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उसमें से कितने को कंटिन्यूस जारी हैं, रिटेन है, कितने रिपीटर हैं, आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं अगेन अगेन। ड्रॉप आउट कितने ने छोड़ दिया और कितने ग्रेजुएट हो गए। तो द लेवल वाइज इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, तो लेवल वाइज जो है ना एजुकेशन की ये देखी जाती है उसकी एफिशिएंसी। सिचुएशन विद रिगार्ड टू द टीचिंग प्रोफेशन, इसमें आप क्या आता है इंस्ट्रक्शनल पर्सनल एंड टीचर एजुकेटर। तो वो कैसे हैं आप, अब उनकी एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं इस लिहाज से, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे मेल ज़्यादा हैं कहाँ पे जो है ना फीमेल ज़्यादा हैं। रीजनल इम्बैलेंस इन द टीचर पर रेशो, तो के फॉर एग्जांपल के एक पॉलिसी है उसके मुताबिक क्या है कि एक टीचर जो है ना वो होना चाहिए 15 या 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एक फिर जो है ना उस लिहाज से देखा जाता है कि रीजनल इम्बैलेंस कितना है कि कितने टीचर चाहिए और कितने टीचर हमारे पास हैं। फिर क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के, उस बंदे की क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी स्टडी उसकी एजुकेशन कितनी है। सैलरीज़ भी मैटर करती हैं, सैलरीज़ और उनका स्टेटस जो होता है वो, कि वो अच्छे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके पास इनकम का सोर्स और क्या है, तो इस लिहाज से भी देखा जाता है। फिर फैसिलिटेट किया जाता है प्री सर्विस ट्रेनिंग के लिए और गैप जो हैं, ताकि कोई टीचर में जो आउटपुट ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है प्रोफेशनल ग्रोथ, ताकि बेहतरीन जो है ना आउटपुट हमें मिले, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर करिकुलम एंड मेथड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमें AIOU यानी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग करवाती है B.Ed वालों को, तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, और उनके तो थर्ड चैप्टर जो होता है वो पॉलिसी स्ट्रेटजी होती है। पहले दो तो हो गए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, फिर जो है ना अब पॉलिसी स्ट्रेटजी आपने कैसे करनी है, तो तीसरा चैप्टर भी इसी बारे में है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग करनी होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के नेशनल प्लान के मुताबिक आपने एजुकेशन इस दफ़ा किस तरह की एजुकेशन सेट करनी है, गोल सेट करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हाईलाइट करनी होती है कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंजिंग क्या हो रही है, फिर ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है, फिर एक्सप्लेन करना होता है कि स्ट्रैटेजी जो यूटिलाइज़ कर दें इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के कौन सी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी है ताकि आपने अचीवमेंट हासिल करें। फिर एम्बॉडिंग द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फॉर द एजुकेशन सिस्टम के, जो एजुकेशन सिस्टम के लिए जो पर्पज़ है, जो आपने प्रपोज किया स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो है वो उसको एम्बॉडी करना होता है। फिर आउटलाइन अगर रिकमेंड करना होता है, कुछ आउटलाइन करिकुलम की दी जाती हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेथड को यूज़ करके। देन फिर किया जाता है जी कि कंटेनिंग रिकमेंडेशन के कुछ सुझाव वगैरह कुछ रिकमेंड करें चीज़ों को, ताकि स्कूल की जो सुपरविजन है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो कुछ जो है ना रिकमेंड करना, प्रेजेंट करना जी क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव टारगेट्स के, कैसे आप जो है चीज़ों को पार्ट करेंगे, कैसे चीज़ों को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ है। इनरोलमेंट देखा जाता है डिफरेंट लेवल पे कि किस लेवल पे कितने बच्चों का इनरोलमेंट है, कितना ओवरऑल
जो है ना लोग ड्रॉप आउट हैं, कितने लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, ये सब कुछ। फिर नंबर ऑफ़ टीचर देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ टीचर हैं हमारे पास, उनमें से स्पेशलाइजेशन कितनों ने की हुई है, तो डिफरेंट लेवल पे कितने टीचर चाहिए, रेशो देखनी पड़ती है। इनरोलमेंट देखनी पड़ती है कि जो किसी इदारे में कितनी है। फिर टीचर जो हैं फॉर डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के नंबर ऑफ़ टीचर देखे जाते हैं कि कितने टीचर जो हैं वो ट्रेनिंग डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हैं और उनमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कितनों की है। स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो है ना असिस्टेंट किया जाए डिफरेंट जो स्टूडेंट्स को एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे। फिर पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है किसी भी की, किसी बंदे की, उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। उसमें उसकी सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज होती हैं कि उसको हेल्प की जाती है हर तरह की। फिर रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि प्लान में फैसिलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो पूरी की जाती हैं। डिस्क्राइब की जाते हैं जी कुछ सब्जेक्ट के कैसे प्रोजेक्ट में बेहतरीन जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है वो हो सकती हैं। फर्दर फिर चौथे चैप्टर में आएगा जी कि एनालाइज करेंगे हम कॉस्ट क्या है एजुकेशन पे आएगी, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यानी कौन कौन से हैं, तो फिर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। फिर जो है ना वो रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका कितना कॉस्ट आएगा, आपका कितना खर्चा आएगा। फिर हम मेजर जो असम्पशन है पॉलिसी डिसीजन के वो करेंगे। देन आउटलाइन देखी जाएंगी कि कौन सी जो है ना आउटलाइन है जो कंस्ट्रेंट करनी है लिमिट्स को, ताकि वो कितने हद तक अप्लाई हो। फिर विजुअल प्रेजेंटेशन एंड समरी टेबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह या पीपीटी या टेबल बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो टेबल्स वगैरह होते हैं या ग्राफिक्स होते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत यह है कि ये चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। तो एक तो ये होता है कि जो प्लानर होता है वो बेनिफिट्स होता है उसे, ताकि वो स्प्रिंकल का इसके डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट जो भी रेलिवेंट होता है विजुअल प्रेजेंटेशन के, तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको अटेंशन ड्रा करते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल समरी टेबल्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो किसी भी की इंटेंशन और इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं और इजीली आप कोई भी प्रॉब्लम किसी को समझा। यानी यहाँ पे आप पहले में है कि इनरोलमेंट लेवल आपने देखना है कि लेवल वाइज कि कैसे हमने रिटेंशन है, कितने इनरोलमेंट हैं, कितने रिपीटर हैं, ये सारा कुछ। फिर टीचरों की कितनी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है कि टीचर्स कितने चाहिए और कितने एजुकेटेड, कितने स्पेशलाइजेशन चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए क्वालिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट है और नॉन फार्मल जो एजुकेशन है विद डिटेल, ये ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट के। फिर टारगेट प्लान का ये देखना पड़ता है, प्लान कितने पीरियड के लिए है, टीचर्स वगैरह कितने चाहिए, फाइनेंशियल आउटले टोटल। फिर आर पीरियड के जो हिसाब से जो है ना ईच ईयर ऑफ द प्लान पीरियड के, आर प्लान के जो पीरियड है टोटल उसका हर साल में आपने कितना करना है और कितना अचीव करना है। फिर डेट प्रपोज करते होंगे कमेंसमेंट कब स्टार्ट करना है, उसकी ड्यूरेशन कितने साल का है, 5 साल का मोस्टली होता है, 1 to 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। प्रपोजल कौन सा आपने करने हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्लांट फैसिलिटीज़ आपने कौन सी जो है ना फिज़िकली कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, एडिशनल प्लांट एंड फैसिलिटीज़ फॉर ईच ईयर, हर साल के जो है ना वो एडिशनल जो प्लांट हैं या फैसिलिटीज़ है। फिर रिप्लेसमेंट हर चीज़ क्या हर साल आपने कौन सी करनी है। एनुअल आपने जो है ना स्टेटमेंट टारगेट देने हैं कि हर साल हमने इतना जो है ना हमारे पास बजट है तो हमने इतनी चीज़ें अचीव करनी है। फिर एंड पे आप समरी प्रोवाइड करते हो कि हर चीज़ की लेवल की, तो एक्सपेंडिचर टू की बर्ड आई व्यू ऑफ प्लान के बहुत बारीकी से आपने जो देखना होता है। फिर सोर्स देखते हो आपके फाइनेंशियल सोर्स क्या और आप उन्हें प्लान कैसे करते हो। एजुकेशन प्लान एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हैं तो इम्प्लीड करने के लिए आपको जो है ना फाइनेंशियल की बहुत ज़रूरी है। तो जो सीरीज़ दी जाती है उसमें टेबल वगैरह ऐड होते हैं, तो इन टेबलों पे सब चीज़ें जो है ना वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कैसे जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है कि आपका टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है वो है कहाँ से, कितना अथॉरिटी प्रिपेयर करती हैं एलोकेट करती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एक बंदा दिया जाता है, एक बंदा जो वो सारा कुछ देखता है कि कितना फाइनेंशियल आउटले क्या है। फिर वो अपार्टमेंट देखता है कि टोटल जो आउटले है उसमें किस लेवल पे जो है ना कितना हमारा ख़र्चा आता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखता है कि लेवल पे हर लेवल पे कितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कितनी करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की जो है ना वो बजट की ज़रूरत है। तो वो सिग्निफिकेंट आप प्लानिंग प्रोसेस बता रहा है। फर्स्ट है कि प्लान जो हो वो एग्जामिन किया जाए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, ताकि वो अप्रूवल जो है ना वो ऑब्टेन हासिल हो। तो पहले जो है ना वो एग्जामिन किया जाए, अथॉरिटी एग्जामिन करे। तो यहाँ तक प्लान हो गया उसमें आपने
करिकुलम सेट किया, उसने आप टीचर की नीड देखी, उसमें आपने फिर स्टूडेंट के लिहाज से टीचर का जो है ना वो नंबर डिसाइड किया, टीचर की एजुकेशन देखी। तो ये सारी चीज़ें देख के आपने एक पॉलिसी प्लान बना लिया। अब उसमें दो तरह के, एक जो है कि वो एग्जामिन प्रॉपर अथॉरिटी करे, और दूसरा वे है कि व्हेन द प्लान इज़, तो प्लान कब जो है ना इम्प्लीमेंटेड होगा। तो गाइडलाइन फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दे रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है कि प्लान को पहले डिस्कस किया जाता है, फिर उसको अचीव किया जाता है ताकि तैयार किया जाए। फिर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि जो है ना वो, और रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि लॉ न्यू ऑर्गेनाइजेशन या जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोसीजर क्या है। तो इस लिहाज से सारी चीज़ें ये फिर लेजिस्लेटर ऑर्गेनाइजेशन और जो चेंजेस हैं उनको आउटलाइन किया जाता है फ्रेंडली, और फिर सारा कुछ करके फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाता है। तो ये सारा था चैप्टर नंबर 1 में। इसमें बेसिक चैप्टर 1 आर बुक का तकरीबन इंट्रोडक्शन होता है, और उसमें जो मेन चैप्टर होते हैं आगे वाले उनकी मेन हेडिंग्स वगैरह आउटलाइंस वगैरह ही होती हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। may I hope you will like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. Also comment positive or give your positive or negative feedback. Thank you for watching Education Academy.